हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और मैंने आपको पता है कि एक वीडियो अपलोड किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो उनके लिए वापस से बता दूं कि 28 मई को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था बेटा, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। वो अब 8 जून को होगा। बाकी जो आपके पेपर है वो सेम उसी टाइम पर होंगे जो पहले से शेड्यूल थे। यानी आपका 30 मई का पेपर 30 को ही होगा। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमारा रिसेंट पेपर है, भले कैंसिल हो गया लेकिन 8 जून को तो होगा। तो उसके लिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, है ना। पहले यूनिट 1 और 2 को हमने एक साथ ले लिया है, बिजनेस सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा इन्हीं को साथ में देखना है, समझना है। पहला क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एंशियंट बिजनेस सिस्टम। पुराने ज़माने में जो बिजनेस सिस्टम होता था बेटा, वो किस तरीके से काम करता था। जैसे आपको पता है कि पुराने ज़माने में पहले तो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम भी चलता था, क्योंकि जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन करते थे हम, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। पर जब बाद में उसकी कुछ डिफेक्ट सामने आने लगी, जैसे डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट, दोहरे संयोग का अभाव, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता था जिसके पास जो चीज़ मिल जाए ताकि हम उसको एक्सचेंज कर सकें। इसके अलावा बेटा लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कोई चीज़ों की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता तो सामान, डिफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मनी आया तो फिर चेंजेस आए बेटा। उसके अलावा फिर कॉइन वगैरह चालू हुए, तांबे के सिक्के वगैरह, पीतल के सिक्के चालू हुए। उसके बाद मेटल कॉइन स्टार्ट हो गए और अब जो चलता है वो है पेपर सिस्टम। तो बिजनेस का भी धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं बेटा, तो वो आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड ऑब्जेक्ट। बेटा देखा जाए तो जो थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि आपको 12 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, कंबाइन क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काम आ सकता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि सबसे पहला कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, उसको वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करने की कोशिश करें, जो एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनको फेयरली पेमेंट करें, टाइमली पेमेंट करें, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का गुड सप्लाई करें रीजनेबल प्राइस में। ये सब जो है बेटा वो आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि बिजनेस का भले ही ऑब्जेक्ट हो प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन हमारे लिए बिजनेस के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। इनको हम CSR भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिनने भी कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा या कंपनी के बारे में सुना होगा उनको पता होगा बेटा CSR के बारे में। नेक्स्ट, लीज द ग्रुप टुवर्ड द बिजनेस हैज़ टू फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशन। बेटा ये दो क्वेश्चन कंबाइन होके आते हैं। बिजनेस को कौन कौन से सोशल ऑब्लिगेशंस जो है पूरे करना है, जिनके नाम मैंने आपको बताए वही आपको इसमें लिखना है। देखा जाए तो ये वाली 5 क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड और थर्ड साथ में आता है, 4 और 5 साथ में आता है, 3 ही क्वेश्चन हुए मेनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन प्रमोशन, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस। प्रमोशन क्या है बेटा, और जब भी आप नया बिजनेस लेकर आते हो तो किस तरीके से प्रमोट करते हो। देखो बिजनेस अगर आपका नया है बेटा तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन के लिए हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, फ्री सैंपल वगैरह बांटना, बाय वन गेट वन ऐसे ऑफर निकालना, डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ें निकालना, सेल अनाउंस कर देना, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं। तो वो सब स्टेजेस वगैरह आपको इसमें लिखना है प्रॉपर तरीके से। बेटा अभी आपका पेपर 8 जून को है। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, दे रहा हूँ आज कि कौन कौन से तैयार करना है, ताकि जब भी टाइम मिले आप इसको रेडी कर सको। अगर फिर भी आपको इनके डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स भी चाहिए हो, आप चाहते हो कि सर एक बार आप आंसर सहित एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी मैं आपके लिए करने को रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, विथ आंसर मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। नेक्स्ट बेटा, डिफाइंड सोल ट्रेड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सोल ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, वन मैन आर्मी। जैसे एक दुकानदार है सोल ट्रेडर, वही पूरी दुकान चलाता है, उसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, मैनेजमेंट भी वही करता है, पूरा दुकान को ऑपरेट भी वही करता है, प्रॉफिट भी वही रखता है, लॉस भी खुद ही बियर करता है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। इसके एडवांटेज क्या होते हैं बेटा, एडवांटेज ये होते हैं कि सिक्रेसी मेंटेन रहती है बिजनेस की, सिंगल ऑनर कंट्रोल रहता है, प्रॉफिट पूरा खुद के पास होता है, चौथा मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, फुल कंट्रोल बिजनेस का रहता है।
इसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा? डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है बेटा कि ये परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती इसकी, मतलब अगर सोल ट्रेडर मर जाए या नहीं रहे तो फिर उसका बिजनेस बंद हो जाता है। दूसरा बेटा, इसमें ग्रोथ के चांस कम होते हैं। तीसरा, एक अकेले पर्सन में बहुत सारी स्किल्स होना पॉसिबल नहीं है कि वो मैनेजमेंट भी कर ले, शॉप भी संभाल ले। फॉर एग्जांपल, अगर एक किराने की दुकान भी है तो भी उनको कोई ना कोई लगता है साथ में कि अगर एक जना जाएगा दूसरा दुकान पे बैठेगा। मार्केटिंग करने के लिए व्यक्ति चाहिए आपका अलग से, दुकान से सामान लाने के लिए व्यक्ति चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो इस तरीके से कुछ डिसएडवांटेज भी है बेटा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंस लिखना है बेटा। पार्टनरशिप आप सब जानते हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा होगा, नहीं हो तो मैं भी समझा देता हूँ बेटा। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन होता है जो एग्री करते हैं कि एक ऐसा लीगल बिजनेस करेंगे जिससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे, लॉस होगा तब भी शेयर करना पड़ेगा। बिजनेस सारे लोग मिलके भी चला सकते हैं या सबके बदले कोई एक भी चला सकता है, ये होती है पार्टनरशिप। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा? इसमें मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग होना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा इसके अंदर, मतलब अगर 1 रुपये का नुकसान हुआ तब भी सबको देना है, 1 लाख का हो तब भी भरना पड़ेगा। इसके बाद बेटा इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, मतलब फर्म और पार्टनर एक दूसरे के ऑनर एजेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है, फर्म भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, पार्टनरशिप में लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना चाहिए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज और लिमिटेशन लिखना है आपको। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोऑपरेटिव टाइप की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं हम बेटा, उसी के बारे में लिखना है आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो फिर म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसके अंदर। इनमें भी मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, इनका मेन गोल होता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना, और मेंबर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, अलग अलग सीरीज में, अलग अलग बुक में यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। मैं भी फिर बोल रहा हूँ, कोई बच्चा ये ना बोले कि सर ये अलग यूनिट में है। हो सकता है कि यूनिट 2 में हो, यूनिट 3 में हो, यूनिट 4 में हो, बट मिलेगा आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, तो आपको इसको पढ़ना है। डिफाइन द कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी क्या होती है बेटा? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कॉमन सील वाला वर्ड 2013 के एक्ट से हटा दिया गया बेटा, उसके बदले 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब जैसे बेटा हम एक लिविंग बींग है, वैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ, उसको लॉ ने बनाया। कंपनीज एक्ट पहले 1956 था बेटा, जो अब 2013 हो गया है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बेटा, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। कंपनी उसके मेंबर्स से अलग होती है बेटा, ठीक है। इसमें मेनली अगर हम बात करें, 2 टाइप की कंपनी आपको पूछी है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। प्राइवेट कंपनी जो होती है बेटा, इसमें मिनिमम 2 व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम 200 व्यक्ति होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर बेटा जर्नली देखा जाए तो उसको प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड करते हैं, और ये प्राइवेट इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो प्राइवेटली इशू करते हैं, मतलब ये पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते, पर पब्लिक कंपनी में शेयर पब्लिक में इशू आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, वो सब आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन बाय एमएनसी? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड रोल ऑफ एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है बेटा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज। बेटा जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ईजी हो गया, पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोब इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, तो उसी का रिजल्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा कंपनी साथ में मिलकर बिजनेस करती है, जहाँ से रॉ मटेरियल मिला वहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया, टेक्नोलॉजी कहीं और से ले ली, लेबर कहीं और से ले लिया, और देन फिर प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसमें कंट्रीज़ होती हैं बेटा, जहाँ पर इनका हेड ऑफिस होता है वो होस्ट कंट्री होती है, बाकी गेस्ट कंट्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट यूनिट है बेटा हमारी कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म। तो व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, इट्स इंपॉर्टेंट एंड फीचर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन, एक बिजनेस के अंदर बेटा कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपने कम्युनिकेशन
लेवल को ठीक नहीं रखते हो या उसमें बैरियर्स आ जाते हैं, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस आप नहीं चला सकते हो। एक अच्छे बिजनेस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट बेटा, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसके एलिमेंट लिखो। बेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक होता है सेंडर, जो कम्युनिकेट करने के लिए बात करता है। सेंडर क्या करता है बेटा, मैसेज को इनकोड करता है। मीडियम के थ्रू जो है वो दूसरे के पास जाता है। ये व्यक्ति क्या करता है, दूसरा उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करके क्या करता है बेटा, वो अपना फीडबैक देता है इसको, फीडबैक। ये होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट। बेटा जहाँ पर आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, आप बिल्कुल बना के आओ, ये बिल्कुल आपको अच्छे नंबर देके जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने बहुत सारे बैरियर्स आपको बताए थे। एक अच्छे कम्युनिकेशन में पहला होता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे हैं, या आप कुछ ज़्यादा ही उसको घुमा फिरा के बात कर रहे हो, या कोड वर्ड वाली बात कर रहे हो। तो ऐसी बातें क्या होती है, वो भी एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स हैं। दूसरा बेटा, फिजिकल नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा है, शोर शराबा ज़्यादा है, सफोकेशन ज़्यादा है, तो सामने वाले से बात प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसके बाद बेटा स्टेटस बैरियर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, टॉप और लोअर लेवल के बीच में। इस तरीके से बैरियर्स होते हैं बेटा, उनको ओवरकम कैसे करना है, वही कि सिंपल शब्द यूज़ करो, ज़्यादा नॉइस वगैरह में बात मत करो, एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मत करो। कई बार होता है बेटा कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम इतनी सारी बातें सामने वाले को बोल दी कि आधी बातें उसके माइंड में ही, आधी भूल ही गया वो, है ना। कई बार होता है ना ऐसा। जैसे मान लो अक्सर मम्मी अगर बाजार में सामान लेने भेजती है, और अगर बहुत सारे आइटम एक साथ बता दे कि ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना, तो हम आधा तो भूल जाते हैं वहाँ जाते जाते। फिर शॉप पे खड़े होकर फिर घर पे फ़ोन ला के पूछते हैं, क्यों, बिकॉज ओवरलोड हो जाता है। तो ये भी बेटा एक अच्छे कम्युनिकेशन की बैरियर्स होती है। इसके बाद है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न कम्युनिकेशन। आपको ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन में डिफरेंस भी लिखना है। देखो बेटा, कम्युनिकेशन के अंदर रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्मल बिजनेस में बहुत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन का एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन एक फॉर्मल वे है अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहाँ पर भी आपको एक मैसेज सभी को भेजना है, सर्कुलेट करना है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादा फायदेमंद होती है बेटा। बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए भी रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न में डिफरेंस की बात करें, तो ओरल कम्युनिकेशन में एविडेंस नहीं होता, रिटर्न कम्युनिकेशन में एविडेंस होता है। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है फास्ट होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो होता है। ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत फीडबैक मिल जाता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप और भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो पढ़ के। नेक्स्ट बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस लेटर, इट्स डिफरेंट टाइप्स। बेटा बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं अलग से वीडियो ला के लेटर लिखना बता दूंगा आपको, और उसके टाइप्स भी बता दूंगा। जैसे कंप्लेंट लेटर होता है, ऑर्डर लेटर होता है, कोटेशन लेटर होता है ना, तो रेफरेंस लेटर होता है। ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो बिजनेस में आते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको एक लेटर लिखने को भी आ जाए, कंप्लेंट लेटर या कोटेशन लेटर या रेफरेंस लेटर, तो वो एक बार अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लिखना बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है बेटा, बिजनेस के अंदर जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है उसके बाद एक रिपोर्ट राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो एजीएम की मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग्स हुई है, तो आपको रिपोर्ट बनाना पड़ती है, उसके लिए सब फाइलिंग वगैरह करना पड़ती है। तो एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, अच्छी रिपोर्ट किस तरीके से यूज़फुल होती है, वो उसको आपको उसके बारे में आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन एन इंटरव्यू, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट एंड काइंड। बेटा हो सकता है यूनिट 5 में दिया हो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, यूनिट के नंबर मत देखो, आप क्वेश्चंस देखो बस। इंटरव्यू क्या होता है बेटा, आजकल का मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है इंटरव्यू, जहाँ पर इंटरव्यूअर होता है बेटा, और सामने वाला जो भी होता है उससे वो इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। इंटरव्यू अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, ग्रुप इंटरव्यू होते हैं, फोनेटिक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं, ऐसे अलग टाइप के इंटरव्यूज होते हैं बेटा, प्रिलिमिनरी, फाइनल, तो डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रोसीजर, एडवांटेज एंड बैरियर टू डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है बेटा। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है पूरी तरीके से, आजकल ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें। इसके मेन एस्पेक्ट आपने पढ़े होंगे, B2B, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इस तरीके से इनके रोल्स होते हैं बेटा, तो इनके एडवांटेज भी हैं
और इनके बैरियर्स के बारे में भी आपको लिखना है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हुए हैं कुछ एग्जाम्स में, तो वो मैंने आपको दे दिए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। बेटा पास में जो क्वेश्चन नंबर लिखे हैं शायद यशराज की सीरीज़ के हैं, तो आप एक बार मैच भी कर सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको चाहिए कि मैं विथ आंसर्स आपको डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर दूं, तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपका 5 जून को लास्ट पेपर होगा, उसी दिन पेपर के बाद शाम को मैं आपको इसकी डिटेल आंसर वाली वीडियो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप 8 तारीख को फ्रेश रहें और वो आपके माइंड में रहे। 1-2 बार सुन के भी चले जाओगे तो काम हो जाएगा। अभी आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो लर्निंग पर्सपेक्टिव से, ताकि जब मैं वहाँ पर आपको समझाऊँ तो आपका रिवीजन हो जाए और आराम से आप सिर्फ सुन के एग्जाम देने जा सको। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आपका 30 मई को जो भी एग्ज़ाम है, आप अभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि सर हमारा ये पेपर है, इतनी तारीख को है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है। तो मैं अभी से उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। और जिनके पास भी सीरीज़ है उस सब्जेक्ट की, वो मुझे प्लीज़ सीरीज़ के कंटेंट का फ़ोटो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।